अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आज हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर जो कि आपकी सेकंड ईयर की बुक है, दैट इज चैप्टर नंबर 21 व्हिच इज न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स चीज़ की आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आप स्टडी क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। एक एटम है, उसका जो सेंटर वाला हिस्सा है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। और सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम होता क्या है, विच इज बेसिकली नोन एज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में एक दो बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात याद रखनी है, इसका जो बेसिकली साइज होता है, साइज दैट इज अप्रोक्सीमेटली तकरीबन ये 10⁻⁴, यानी कि आप इसको कह लें दूसरे वर्ड्स में फर्मी को लाया करता है। फर्मी, फर्मी में होता है इसका साइज। फर्मी के आप जानते हैं यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज 10⁻⁻15 मीटर में एग्जिस्ट करता है। और साइज के साथ साथ इसकी एक और बात याद रखनी है कि इसका मास कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। इसका जो मास होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस दैट इज अप्रोचेस टू या वेरी अप्रोक्सीमेटली यानी कि 99.9% मास ऑफ एटम के बराबर होता है। जितना मास का एटम होता है ना, तकरीबन उसका 99.9 यानी कि 100% ही न्यूक्लियस से बना होता है। अब न्यूक्लियस का इतना ज्यादा मास क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए हम फिर एक बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस बेसिकली कंपोज किन बेसिक पार्टिकल्स पे होता है। तो न्यूक्लियस बेसिक दो पार्टिकल्स पे कंपोज होता है। वैसे आप जानते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की तादाद तो 100 से भी ज्यादा है, लेकिन जो बेसिक पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली दो हैं। पहला पार्टिकल कौन सा, दैट इज नोन एज प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स क्या चीज है यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। प्रोटॉन बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इनसाइड न्यूक्लियस बात हो रही है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी चार्ज की वैल्यू क्या होती है, दैट इज क्यू। क्यू मतलब प्रोटॉन का चार्ज है। तो प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के नेचर में बराबर होता है, लेकिन नेचर में पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसका मास कितना है, यानी कि इसको मास ऑफ mp से शो करते हैं, m फॉर मास, p फॉर प्रोटॉन, दैट इज ये कितना, दैट इज अगर AMU में बात की जाए दैट इज 1.007276 AMU। AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट, आप जानते हैं। और अगर इसको kg में मेजर किया जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू, अगर इसे kg में कन्वर्ट करना हो तो आप जानते हैं दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। 67 के बाद एक और हम डेसिमल प्लेस लिख लेते हैं 3, ताकि हम प्रोटॉन के मास को न्यूट्रॉन से कंपेयर करना आसान हो जाए हमें। तो ये इसको हम 3 डेसिमल में याद रखें, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हमने AMU को kg में कैसे कन्वर्ट करना आपको ये भी पता होना चाहिए। 1 AMU को म्यू से भी शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। तो वो आपसे कहेगा 1 AMU में कितने kg होता है, यहाँ वो आपसे कहेगा मास ऑफ प्रोटॉन kg में कितना होता है, आपको पता ये होना चाहिए। और मास ऑफ प्रोटॉन AMU में कितना होता है आपको पता नहीं, 1.007276 होना चाहिए। ओके जी, वो कहते हैं अगर एक न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक भी हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कहते हैं अगर ज्यादा हो तादाद में 5 न्यूट्रॉन है, 15 न्यूट्रॉन है, तो फिर हम न्यूट्रॉन्स की तादाद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सिंबल से। उस सिंबल का नाम है जी। जी बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो कहते हैं अगर जी प्रोटॉन है तो फिर टोटल चार्ज प्रोटॉन की वजह से कितना डेवलप होगा, तो टोटल चार्ज कितना डेवलप होता है किसी न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज जी टाइम्स, एक प्रोटॉन है तो ई चार्ज, या 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ई चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज तो ई है। और अगर मेरे को जी प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज हो जाएगा जी टाइम्स ऑफ ई, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी। और अगर कहा जाए टोटल मास निकालना हो तो टोटल मास भी हम निकाल सकते हैं, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। टोटल जो मास ऑफ प्रोटॉन बनेगा वो कितना बनेगा, एक मास ऑफ प्रोटॉन एमपी से शो किया हुआ है, 2 होते तो एक न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते तो मास होता 2 टाइम एमपी, 3 होते तो 3 टाइम एमपी। इस तरह जी प्रोटॉन है तो जी टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी न्यूक्लियस के अंदर टोटल मास इस तरह मालूम किया जाता है, टोटल चार्ज इस तरह मालूम किया जाता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर बात की जाए दूसरा फेमस पार्टिकल कौन सा है जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट इज प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या चीज है, आप जानते हैं ये चार्जलेस पार्टिकल है, यानी कि इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल।
और जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है उसका चार्ज नहीं होता, तो फिर उसके मास की बात करेंगे। अगर मैं कहूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन मुझे बताओ कितना होता है, तो m के नीचे स्मॉल n लिखते हैं, तो m के नीचे कैपिटल N लिखा हो तो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है तो स्मॉल n से शो करना, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं AMU में कहूँ तो 1.865 AMU होता है। और अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन को केजी में मेजर किया जाए तो दैट इज 1. ये पहले यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन था केजी में 1.673, तो ये भी होता है 1.67, 2 डेसिमल प्लेसेस सेम है, लेकिन 3 की बजाय ये थोड़ा ज्यादा होता है तो ये 5 आता है, इंटू 10⁻⁻27 kg। ये कन्वर्जन आपको ये पता, मैं पहले बता चुका हूँ, AMU को केजी में, केजी को MU में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ओके जी। इस तरह अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप इसको कैपिटल N से शो कर दें या A माइनस Z के साथ शो कर दें। A क्या होता है आप अभी आगे देख लेंगे, दैट इज न्यूक्लियन नंबर या एटॉमिक मास होता है बेसिकली। तो अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, अगर एक न्यूक्लियस के अंदर n न्यूट्रॉन है तो टोटल मास क्या होगा, तो टोटल मास मालूम करने का तरीका क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद तमाम न्यूट्रॉन्स का टोटल मास किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n है, तो इसको एक मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें, mn से मल्टीप्लाई करें, दैट इज द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, जो न्यूट्रॉन का मास है वो 1.675 इंटू 10⁻⁻⁷ kg, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है, किससे, ये मास ऑफ प्रोटॉन के मुकाबले। मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.673 और ये 1.675, मतलब ये मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो कितना ज्यादा ये भी देख लेते हैं, याद रखें मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। कितना ज्यादा इसको हम नीचे मेंशन करते हैं, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन बेसिकली 2 पार्टिकल्स का मास मिलाएं तो बनता है, कौन कौन सा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रख ले, एक न्यूट्रॉन के पास टोटल मास कितना होता है, एग्जैक्टली उतना के एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का मास कंबाइन करें तो ये न्यूट्रॉन का मास बन जाता है। तो यहां से फिर एक बात हमें और क्लियर नजर आ जाती है, क्या, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है अगर वो टूट जाए तो क्या क्या बनेगा, आप आगे देख रहे हैं, प्रोटॉन्स भी बनेंगे और इलेक्ट्रॉन भी बनेगा। तो कहते हैं एक न्यूट्रॉन के टूटने से न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स बनते हैं, एक प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोड्यूस होता है उसको फिर क्या कहते हैं, दैट इज बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल आप जानते हैं मास में 0 होता है, चार्ज में -1 होता है, तो दैट इज एग्जैक्टली मास ऑफ प्रोटॉन। तो कहते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस बीटा पार्टिकल, यानी कि इफ a neutron is break inside the nucleus then a proton will produce inside the nucleus and beta यानी कि electron will emit from the nucleus। तो याद रखना कि ये वाला रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जब भी न्यूट्रॉन टूटेगा ये 2 पार्टिकल्स बनते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक और बात हम देखते हैं आगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक और बात भी हम लिख लेते हैं। क्या कहते हैं, ये तीसरा पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल नहीं है जो मैं तीसरा लिखने लगा, ये 2 पार्टिकल्स है न्यूक्लियस के अंदर। अब इन दोनों पार्टिकल को कंबाइन करें तो एक और कैरेक्टरिस्टिक हम डिफाइन कर लेते हैं, दैट कैरेक्टरिस्टिक इट इज नॉट द पार्टिकल, ये पार्टिकल नहीं है न्यूक्लियस के अंदर जो मैं अब लिखने लगा, ये 2 पार्टिकल्स हैं। इन दोनों पार्टिकल्स को कंबाइन करें तो एक और चीज बन जाती है, वो जो चीज है वो क्या, दैट इज न्यूक्लियन। न्यूक्लियंस क्या होता है, तो कहता है इट इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को सम कर दें तो जो चीज आएगी, नई चीज आएगी, उसे क्या बोल देंगे, दैट इज न्यूक्लियन। अब न्यूक्लियंस के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, दैट इज कैपिटल ए, ए इज द न्यूक्लियन नंबर, ए से शो किया जाता है। ये किसके बराबर, अभी मैंने ऊपर लिख दिया, दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की तादाद जी से शो होती है, और सम ऑफ न्यूट्रॉन ये एन से शो होता है। तो कहते हैं ये हमारा न्यूक्लियंस की तादाद मालूम करने का तरीका हुआ करेगा। तो हमें पता चल गया प्रोटॉन जी है, न्यूट्रॉन एन है, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा, मास नंबर आ जाया करेगा। याद रखिए न्यूक्लियंस की तादाद को मास नंबर भी बोलते हैं, इसको मास नंबर भी हम बोल दिया करते हैं। ठीक है, मास नंबर भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आप देख सकते हैं, मैंने अभी भी बताया था, एमसीक्यू की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। एमसीक्यू है जी आपके पास, कहता है इफ अ न्यूट्रॉन ब्रेक इनसाइड न्यूक्लियस देन न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन रेशियो क्या हो जाएगी। ठीक है जी, कहता है इफ अ न्यूट्रॉन ब्रेक इनसाइड द न्यूक्लियस, तो आप बताएं n डिवाइडेड बाय z की रेशियो क्या होगी, n है न्यूट्रॉन्स की तादाद, z है प्रोटॉन्स की तादाद। तो ये क्या बता रही है, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इंक्रीज हो जाएगी, या बीटा है जी डिक्रीज हो जाएगी, या चार्ली है रिमेन कांस्टेंट, या डेल्टा है जी कैन नॉट डिफाइन या कांट
डिफाइन, इसको हम नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है जी। तो फिर हमें पता होना चाहिए, हमने अभी देख लिया जब न्यूट्रॉन टूटता है तो क्या होता है, ये हमने देखा था रिलेशन। न्यूट्रॉन टूटेगा तो क्या होगा, हमने ये बात कर ली है। व्हेन न्यूट्रॉन ब्रेक, जब ये ब्रेक करता है न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन का मास 1 होता है, चार्ज इस पे 0 होता है, तो क्या बनता है, एक बन जाता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास भी 1 होता है, चार्ज भी 1 होता है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है, चार्ज -1 होता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ऑफ मासेस के बराबर है, ठीक है। अब मुझे बताएं, प्रोटॉन बढ़ गया, न्यूट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब है अगर शुरू पे जो भी चीज है उसके पास न्यूट्रॉन n है, n थे न्यूट्रॉन, कैपिटल N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे, जब न्यूट्रॉन ब्रेक करेगा तो n डिवाइडेड बाय z की रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। आप जानते हैं न्यूट्रॉन ब्रेक कर गया, न्यूट्रॉन ब्रेक करेगा तो न्यूट्रॉन की तादाद एक कम हो जाएगी ना, क्योंकि तो ब्रेक कर गया ना। इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू हो गई डिक्रीज, ऊपर वाली वैल्यू ने कम हो जाना, एक की कमी आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू डिक्रीज होगी, तो आप जानते हैं आंसर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो बनेगा क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन पहले z थे, अब एक बढ़ गया होगा ना, इसका मतलब है n में से एक न्यूट्रॉन कम हो गया और z में एक प्रोटॉन का ये बना है, जो ये न्यूक्लियस के अंदर ही है, प्रोटॉन का इजाफा हो गया, तो रेशो में ऊपर वाली चीज कम हो जाए और आंसर हमेशा कम हो जाता है, और नीचे वाली चीज बढ़ जाए, नीचे वाली चीज बढ़ जाए तब भी आंसर कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली चीज कम होगी तो आंसर कम होगा, नीचे वाली चीज बढ़ेगी तब भी आंसर कम होगा। तो इसके आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा, दिस आंसर विल रिड्यूस, न्यूट्रॉन के कम होने से भी आंसर छोटा हो जाएगा, प्रोटॉन के बढ़ने से भी आंसर छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है ओवरऑल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज। तो ये रेशो हमेशा डिक्रीज कर जाया करिए, आपको पता होना चाहिए। अब ये तीन चीजें जो हमने यहाँ पे देखी हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स, इन तीनों के बेस पे न्यूक्लियस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफाइन करते हैं, कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज हम न्यूक्लियस की डिफाइन करते हैं। कौन कौन सी है कंपैरेटिव प्रॉपर्टी, मैं साइड पे लिख रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने अच्छे हाथ से फेमिलियर है इससे, आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आइसोटोप बेसिकली वो दो न्यूक्लियाई हैं, दो न्यूक्लियाई की कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है आइसोटोप, ठीक है। तो कहता है दो न्यूक्लियस एक दूसरे के आइसोटोप होंगे अगर क्या हो, उनमें इन तीनों में से एक चीज कांस्टेंट हो जाए। वो चीज कौन सी है, प्रोटॉन्स की तादाद। तो कहता है प्रोटॉन्स की तादाद इफ z रिमेन कांस्टेंट, या सेम कर ले, इफ टू न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ z मतलब प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद दो न्यूक्लियाई की सेम है, तो कहेंगे आइसोटोप है एक दूसरे के। ये सेम होने का मतलब फिर क्या है, एटॉमिक मास सेम नहीं होगा और ना ही एटॉमिक जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो भी सेम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हमें पता है हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम 11 और हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम 21। अब अगर देखा जाए किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर यूजुअली एटॉमिक मास लिखा जाता है या मास नंबर लिखा जाता है, तो इसका मतलब है ऊपर हमने लिखा हुआ है मास नंबर को ए से शो करते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस को लिखने के का तरीका होता है, ऊपर ए एटॉमिक मास या मास नंबर लिखे और नीचे क्या लिखे, जी प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब है अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूं, ऊपर क्या लिखा हुआ है तो आप कहेंगे ये हाइड्रोजन का मास है, मास नंबर है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है ये न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर है, और नीचे ये जो लिखा हुआ है जी, इसकी नीचे वाला जी को रिप्रेजेंट करता है। इस हाइड्रोजन में भी एक प्रोटॉन है, इस हाइड्रोजन में भी एक प्रोटॉन है, ठीक है। अब हम इस आइसोटोप पे आते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है, ओके चेक कर लेते हैं ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है कि नहीं। ओके, आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है, जी सेम होना चाहिए, जी नीचे लिखते हैं, ये देखिए जी नीचे लिखते हैं, नीचे वाली चीज सेम है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1, तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है। क्यों, ऊपर वाली चीज देख ले, 1 मास ए की वैल्यू इसके लिए 1 है इसके लिए 2 है, मतलब ए डिफरेंट है, ए सेम नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब आपने न्यूट्रॉन्स निकालने होते हैं तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, न्यूट्रॉन किसके इक्वल है, अभी हमने यहाँ पे देखा भी था, न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, ये लिखा हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप n से शो कर लेंगे, ए और जी को माइनस करें। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहता हूँ तो मैं ए में से जी को माइनस कर दूंगा, ए और जी को माइनस करने से क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की तादाद। ओके, अगर मैं इसके न्यूट्रॉन पूछूं तो देख ले न्यूट्रॉन्स की तादाद इसके लिए 0 है, इसको माइनस करके देखे तो न्यूट्रॉन की तादाद 1 है, मतलब न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, इसमें 0 इसमें 1, और एटॉमिक मास नंबर इसका 1 इसका 2 ये भी डिफरेंट है, और जी नीचे वाले को कहते हैं, दोनों में जी 1 1 है, तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोप। इसी तरह अगर बात की जाए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, वो आपसे कहे आइसोबार्स क्या होता है, आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या चीज है, अब आइसोबार दो न्यूक्लियस एक दूसरे के हो सकते हैं, ये भी कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों का जो फैक्टर सेम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ए सेम होना चाहिए। इस केस में आइसोबार के लिए ए सेम होना चाहिए। ए सेम होने का मतलब क्या है, मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर की तादाद सेम हो, ये वाली चीज सेम हो,
ये वाली सेम थी तो आइसोटोप, ये वाली सेम कर दिया तो आइसोबार्स। अगर ये सेम कर दिया बाकी दो डिफरेंट होनी चाहिए, बाकी दो कौन कौन सी रह गई, एन भी डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए दो न्यूक्लियस का, और तीसरी चीज जी भी सेम नहीं होना चाहिए, जी भी सेम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दो न्यूक्लियस जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक है उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। इसकी एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, ये ट्रिटियम है 3,1, और हीलियम का एक आइसोटोप है जिसका मास 3 है, तो ये वाले दोनों एक दूसरे के, हीलियम का ये आइसोटोप 3,2 वाला और ट्रिटियम 3,1 वाला, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार है। कैसे, ऊपर आपको पता है ऊपर ए लिखा जाता है, तो देख ले इसका ए भी 3 है, इसका ए भी 3 है, तो ए हो गया सेम। जब ए सेम हो गया तो ये वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स है। इसी तरह अगर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक एक और भी है, दैट इज नोन एज आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होता है, ये भी सिमिलर कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें सेम होने वाली चीज बदल जाएगी। सेम होने वाली, हमने ये सेम किया था तो आइसोबार बन गए, ये सेम किया आइसोटोप बन गए। अब न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। कहते हैं दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के आइसोटोन हो सकते हैं और उनमें सेम चीज क्या हो, न्यूट्रॉन सेम हो। न्यूट्रॉन सेम होने का मतलब है ए माइनस जी सेम हो, ए माइनस जी को ही न्यूट्रॉन कहते हैं, ऊपर और नीचे का डिफरेंस सेम हो जाए, ठीक है, यानी कि इन दोनों का ऊपर और नीचे जो चीज आ रही है इनका डिफरेंस सेम हो जाए। बाकी दो चीजें सेम ना हो, कौन कौन सी रह गई, जी भी सेम ना हो और ए रह गया, ए भी सेम ना हो, तो इनको क्या बोलते हैं, दीज आर बेसिकली आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। इसकी एग्जांपल भी हमने लेते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रिटियम की ही, H31 दैट इज ट्रिटियम अगेन, इसका दूसरा आइसोटोप जो हीलियम है उससे कंपेयर कर दे 4,2। अब देखिए अगर मैं कहूं, आप बताएं इसका मास क्या है, देख लें डिफरेंट है, इसका 3 है इसका 4 है, मास डिफरेंट है, सेम नहीं है। अब मैं कहूं जी की तादाद 1 है इसमें 2 है, तो ये भी डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो फिर अगर मैं डिफरेंस देखूं, यानी कि n इसका क्या होगा, 3 में से 2 1 माइनस करें 2 आएगा, इसका चेक करें n 4 में से 2 माइनस करें 2, तो इसका मतलब है n इसका सेम आ गया। तो कहते हैं ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, आइसोटोन्स हुआ करेंगे। इस तरह एमसीक्यू आ जाता है पेपर में, वो आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। अल्फा में ये लिखा होता है, बीटा में ये लिखा होता है, चार्ली में ये लिखा हो, तो आइसोबार्स ढूंढने हैं, तो फिर आप देख लेंगे ये वाला सेम हो, क्योंकि ऊपर वाला सेम करते हैं आइसोबार्स में एटॉमिक मास या न्यूक्लियर नंबर्स की तादाद सेम करते हैं। तो ये इसी तरह वो मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये क्वेश्चन आते हैं। और एक और बात ये कहते हैं जो आइसोटोप है ना, आइसोटोप इनको सेपरेट करने का तरीका, किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप है, मतलब हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है, फॉर एग्जांपल कार्बन के कितने आइसोटोप है, ये कैसे पता चलेगा। तो कहते हैं हम इनकी तादाद, आइसोटोप्स की तादाद मालूम करने के लिए या कितनी अबंडेंस है इनकी, उसके लिए यूज करते हैं एक डिवाइस जिसको क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है, पहली चीज नंबर ऑफ आइसोटोप्स मालूम कर देती है, और साथ में क्या मालूम करती है, रिलेटिव अबंडेंस। ये रिलेटिव अबंडेंस दो आइसोटोप्स में से या तीन आइसोटोप्स में कौन ज्यादा एग्जिस्ट करता है, कौन कम एग्जिस्ट करता है, ये भी मालूम कर देती है, और कितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं ये भी मालूम कर देती है। तो इसको क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ में हम किसी भी चार्ज की चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, दैट इज 2v/b² r²। अगर वो ये फॉर्मूला होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर, जो रिलेशन यूज होता है चार्ज टू मास निकालने का, तो डिफरेंट रेडिया के ऊपर चार्जेस बेंड करते हैं, हम डिफरेंट चार्ज टू मास रेशियोज मालूम कर सकते हैं, या जितने रेडियाई पे चीज बेंड करे उतने ही आइसोटोप उसके होते हैं, ठीक है। ये बात ये हम यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन कर देते होते हैं, और ये बात हम आइसोटोप्स की तादाद इस फॉर्मूले से हम मालूम कर लेते हैं, जितने रेडियस बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ आइसोटोप होंगे, जितने पार्टिकल जिसके ज्यादा बनेंगे उतना ही वो ज्यादा अबंडेंट होगा, ठीक है। तो कहते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू पेपर में आ जाता है। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है, एमसीक्यू है, मैं मतलब कहता है टू चार्जेस अल्फा एंड प्रोटॉन are moving with same potential in same magnetic field, then what is the ratio between radius of alpha to radius of proton, ठीक है जी। 2:1 बीटा है जी 1:2, चार्ली है √2 (1), डेल्टा है 1√2। इस तरह से मतलब ऑप्शन वो आपसे कहते हैं, आप बताएं दो चार्जेस है अल्फा और प्रोटॉन, दोनों मूव कर रहे हैं सेम पोटेंशियल पे और सेम मैग्नेटिक फील्ड है दोनों चार्जेस को जो मिली हुई है, ठीक है। तो आप बताएं
जो वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो रेडियस बनाएंगे, रेडियस अल्फा बनाएगा जो, और रेडियस प्रोटॉन जो बनाएगा उनकी रेशियो क्या होगी। तो फिर आप इस रिलेशन को यूज कर लो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना शाबाश। कहते हैं चार्ज टू मास रेशियो E/m दैट इज इक्वल टू 2V/b² r²। कांस्टेंट चीजें इस रिलेशन में से खत्म कर देते हैं, ठीक है। कांस्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं, पहले देखिए सेम पोटेंशियल है और सेम मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब ये हुआ V भी सेम है, B भी सेम है, 2 पहले से ही कांस्टेंट है, तो आपके पास रिलेशन क्या बन गया, दैट इज चार्ज r² इधर आ जाएगा, r² इज प्रोपोर्शनल टू m, इधर आगे ऊपर चला जाएगा और चार्ज इधर आके नीचे। मैं E की बजाय Q से चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, E की बजाय Q से, ओके। अब आपको आर की रेशियो चाहिए तो आप ये स्क्वायर को खत्म कर लें। स्क्वायर को खत्म करने का तरीका क्या होता है, आप दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, ऊपर m नीचे q और इसका स्क्वायर रूट। अब आप ऊपर मास ऑफ चार्ज किसका रेडियस लिखना चाहते हैं, अल्फा का, तो इसका मतलब है ऊपर अल्फा आ जाएगा, नीचे प्रोटॉन आ जाएगा। जहां पे आपने r था, r के बजाय अल्फा और प्रोटॉन के रेडियस की रेशियो लिख दी। इसी तरह जहां पे मास है उसी जगह पे मैसेज की रेशियो लिख दें, जहां पे चार्ज है उस जगह पे चार्जेस की रेशियो लिख दें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज की रेशियो लिखनी है, लेकिन याद रखना है रेडियस में अगर अल्फा का रेडियस ऊपर लिखा था तो मैस में भी अल्फा का मैस ही ऊपर लिखना है, ठीक है। आप जानते हैं अल्फा को हीलियम का न्यूक्लियस कहते हैं, ये 4 मैस होता है, 2 चार्ज होता है, और प्रोटोन की बात की जाए तो इसका मैस भी 1 होता है, इसका चार्ज भी 1 होता है, ओके जी। अगर मैं कहूँ ऊपर मैस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन लिखना, नीचे चार्ज की बजाय चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखना और इसका स्क्वायर रूट ले लेना। हाँ जी, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। मास ऑफ अल्फा कितना 4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा, ये है अल्फा, 2 चार्ज है इसका प्रोटॉन का चार्ज वो 1 है, इसका स्क्वायर रूट ले ले, इसको सिंपलीफाई करें, ऊपर 4 आ जाएगा नीचे 2, ये कट जाएंगे तो आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट 2 रेशियो 1, तो आपका आंसर क्या बन गया, दैट इज चार्ली, दैट इज फॉर द मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ओके जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। आप जानते हैं जब भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल के न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस का मास यूजुअली कम होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास हमेशा ज़्यादा होता है। तो कहते हैं ये जो मास में वेरिएशन आती है इसको मास डिफेक्ट कहते हैं, और आपने इसके लिए रिलेशन भी पढ़ा हुआ था, तो हम बात कर लेते हैं दैट इज मास डिफेक्ट। ये क्या चीज़ है भाई, कहते हैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास डेल्टा m इज द मास डिफेक्ट विच इज इक्वल टू मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो पार्टिकल है जिससे न्यूक्लियस बनता है, इसमें से अगर इसका डिफरेंस ले ले, जो बनने वाला न्यूक्लियस है उसके मास का और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मास का डिफरेंस ले लें, तो जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन सी चीज होती है यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपको पता प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, मेजर पार्टिकल्स। तो कहता है प्रोटॉन्स का टोटल मास और न्यूट्रॉन्स का टोटल मास कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास होता है, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन लिखने का तरीका मैंने पहले बता दिया, मास ऑफ प्रोटॉन को जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में न्यूट्रॉन भी आता है तो न्यूट्रॉन का टोटल मास, एक न्यूट्रॉन का मास m स्मॉल n होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसको आप कैपिटल N कहते हैं, या उसकी बजाय a माइनस जी भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए, इसमें से माइनस कर दें बनने वाला पार्टिकल जो न्यूक्लियस है इसके मास को। तो कहता है जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मास में से न्यूक्लियस का मास माइनस कर दे तो कोई ना कोई मास आ जाता है, दैट मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। तो कहते हैं दिस इज द रिलेशन फॉर द मास डिफेक्ट। और अगर मास डिफेक्ट वाला रिलेशन ये है तो मास डिफेक्ट वाली अमाउंट को अगर डिवाइड कर दिया जाए दैट इज विद द एटॉमिक न्यूक्लियन नंबर, यानी कि डेल्टा m ओवर a को मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन नंबर, तो इस वाली फ्रैक्शन को, ये जो अब फ्रैक्शन बनी है दैट फ्रैक्शन इज नोन एज हैज स्पेशल नेम पैकिंग फ्रैक्शन। इसको पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। क्या, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज नोन एज पैकिंग। पेपर में अगर आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन तो आपको पता होना चाहिए मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए नेगेटिव में मोर नेगेटिव, यानी कि जो मोर नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन जिस एलिमेंट के लिए मोर नेगेटिव होता है वो एलिमेंट उतना ही स्टेबल होता है। और ऐसा काम किसके पास है, दैट इज आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, मोर नेगेटिव। तो कहता है पैकिंग फ्रैक्शन ये वाली टर्म जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, ये वाली टर्म माइनस के साथ ही इंट्रोड्यूस होती है, तो मोर नेगेटिव जिस मटेरियल के लिए ये वैल्यू होती है, जिसके मास का डिफेक्ट ज्यादा आता है, जिसके लिए ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है, जिसके मास में चेंज ज्यादा आ जाता है, वो ज्यादा स्टेबल एलिमेंट होता है। और वो ज्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन सा, दैट इज आयरन, जिसका एटॉमिक मास आप जानते हैं दैट इज 56। इसी तरह अगर बात की जाए
मैस डिफेक्ट को आइंस्टाइन कहता है कि एनर्जी निकालनी हो, दैट एनर्जी डेल्टा ई जो मैस डिफेक्ट की वजह से आई, तो आप जानते हैं आइंस्टाइन के मुताबिक मैस डिफेक्ट को अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एनर्जी की टर्म आती है, और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिलीज कर जाती है जब एक न्यूक्लियस बनता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से। जो मैस डिफेक्ट जनरेट होता है वो वाले मैस डिफेक्ट से बनने वाली जो एनर्जी होती है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसी तरह याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी इसको बी ई से भी शो करते हैं, बी डॉट ई से बाइंडिंग एनर्जी से शो करते हैं। तो कहते हैं अगर बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन चाहिए तो आप इसी इक्वेशन को दोबारा यूज करें। आप जानते हैं डेल्टा एम को किससे मल्टीप्लाई करना है? सी स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपने इस इक्वेशन के इस साइड को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड से भी करें, जी एम पी प्लस ए माइनस जी एम एन, ये जो फैक्टर आया है माइनस एम एन मैस ऑफ न्यूक्लियस, इस पूरे फैक्टर के साथ आपको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी विच इज इक्वल टू मैस डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो कहता है बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और पैकिंग फ्रैक्शन के आपकी बुक में दो ग्राफ भी बने हुए हैं, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। कहता है अगर वाई एक्सिस के ऊपर हम मैस डिफेक्ट डेल्टा एम पर न्यूक्लियन ए ले लें और एक्स एक्सिस के ऊपर आप जी ले या एक्स एक्सिस के ऊपर आप एटॉमिक नंबर ले लें, एटॉमिक मैस या एटॉमिक नंबर ले लें, जो मर्जी ले लें, तो अगर एलिमेंट्स का एक ग्राफ बना लिया जाए जिसके मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को जी के साथ या ए के साथ ड्रॉ कर लिया जाए तो आपके पास जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है, इस तरह की एक फॉर्मेशन आती है। ठीक है, ये जो ग्राफ होता है इस टाइप का होगा और इस टाइप के ग्राफ में सबसे बॉटम पे कौन लाया करता है? जिसका नेगेटिव के अंदर मैक्सिमम वैल्यू होती है। नेगेटिव मैक्सिमम मतलब मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव यहाँ पे कौन सा होता है? आयरन, Fe आयरन, जिसका एटॉमिक मास क्या होता है? दैट इज 56। तो कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का ग्राफ पेपर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ फॉर पैकिंग फ्रैक्शन फॉर पीरियोडिक टेबल, तो आप इस तरह का एक कर्व बना देते हैं। ठीक है, तो याद रखना पैकिंग फ्रैक्शन में सबसे बॉटम पे लाई करने वाला एलिमेंट आयरन होता है। ये पेपर में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लेता होता है। इसी तरह वो वाई एक्सिस के ऊपर बाइंडिंग एनर्जी भी दे सकते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर अगर वो कहे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए, तो कहते हैं इसका आप ग्राफ बना के दिखाएं। तो इसका ग्राफ भी याद रखना, ये मतलब 0 से स्टार्ट होता है और इस तरह चलते हुए मैक्सिमम होता है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑर्डर समझा रहा हूँ। तो कहते हैं यहाँ पे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसकी बनती है? दैट इज ऑल्सो आयरन विच इज 56। अब पेपर में एमसीक्यू आ जाता, ये भी ग्राफ हमने ए या जी से भी बनाया तो सेम ही ऑर्डर आता है। एमसीक्यू आ जाता पेपर में, वो कहते हैं आपसे विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी हैविंग mass number as follows। इनमें से कौन से की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी? मैस नंबर आपको दिए हुए हैं। ठीक है जी, पहला है जी आपके पास 45, बीटा है जी दैट इज 57, चार्ली है जी 80, डेल्टा है जी 42। इस तरह से ऑप्शन है। वो कहते हैं आप बताएं इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसे जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी के नीचे डिवाइडेड बाय ए लिख रहे हैं, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो आपसे पूछ रहा है। कहते हैं इन एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट ऐसे जिसके एटॉमिक मास दिया हुआ है, आप बताएं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी सबसे ज्यादा। आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 56 पे जाके जिसका मास नंबर 56 है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जिसको हम आयरन कहते हैं। अब आयरन से पहले क्या है? बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है और आयरन पे जाके ये मैक्सिमम हो गई है, और आयरन के बाद क्या है? ये डिक्रीज होना शुरू हो गई है। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है 56 वाले की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, जिसका जिसका A 56 है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा। तो 56 से जो करीब होगा, चाहे वो 56 से थोड़ा सा कम हो या जो 56 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन मतलब आपने याद क्या रखना है, 56 के करीब वाले की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, चाहे वो 56 से थोड़ा सा ज्यादा एलिमेंट हो या 56 से थोड़ा सा कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट हो। तो आप देख लो 56 के करीब वाला जवाब किसका? 45, ये बहुत दूर है, यहाँ पे कहीं पे आएगा, बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। इस तरह 80 बड़ी आगे जाके आएगा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम हो जाएगी। 42 भी यहाँ पे कहीं पे आएगा, बाइंडिंग एनर्जी कम। तो 56 के करीब बना 57, तो इसका मतलब है 57 यहाँ पे कहीं पे बनेगा इसके बिल्कुल पास।
57, ये आगे बनेगा यहाँ पे। तो कहते हैं जो सबसे करीब होगा मैथ नंबर वाइज 56 के करीब, वो 57 है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। इस तरह वो एमसीक्यू पेपर में कर देते हैं, आपसे पूछ लेता होता है, कहते हैं आप बताएं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, एमसीक्यू आपसे करता है, कहता है विच इज द ट्रेंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, विच इज द ट्रेंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इनमें से कौन सा ट्रेंड है जो बाइंडिंग एनर्जी फॉलो कर रही है। आप देख रहे हैं ये ग्राफ बना हुआ है आपके पास, तो ये इंक्रीज हो रही होती है बीटा, बाइंडिंग एनर्जी थ्रू आउट ग्राफ की डिक्रीज हो रही होती है, चार्ली फर्स्ट इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होती है, डेल्टा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी जवाब पॉसिबल नहीं हो रहा। तो आप जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी शुरू पे आयरन तक जाते हुए बढ़ती जाती है, पहले इंक्रीज होती है और आयरन के बाद फिर ये डिक्रीज होना शुरू होती है, मतलब फर्स्ट इंक्रीज करती है, फिर आयरन तक इंक्रीज होने के बाद आयरन पे मैक्सिमम और उसके बाद डिक्रीज। तो आपका आंसर क्या सूटेबल हो गया, दैट इज चार्ली। याद रख ले बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो ग्राफिकल भी प्रेफर कर लेता होता है, और वो आपको मतलब फॉर एग्जांपल इन वैल्यूज में से भी कोई वैल्यू पूछे तो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, इस तरह यूरेनियम की क्या, वो आपकी बुक में ना साइड पे टेबल में, मतलब टेबल पैराग्राफ में उसे मेंशन कर दिया हुआ, तो पैराग्राफ को भी एक बार लाजमी देख लेना, शाबाश। और हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। मजीद प्रॉपर्टीज न्यूक्लियस की कौन कौन सी है, मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूक्लियस की कौन कौन सी है। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी करता होता है, रेडियो एक्टिविटी। अब न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी करता है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी चीज क्या होता है पहले तो ऐसे ही देख ले जरा। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एक प्रोसेस है नेचुरल, जो न्यूक्लियस खुद ब खुद अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करने की खासियत रखता है, उस खासियत को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो कहते हैं रेडियो एक्टिविटी ऐसी एबिलिटी है जिसमें न्यूक्लियस खुद ब खुद रेडिएशन अपने अंदर से एमिट करता है। और याद रख ले ये रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस नेचुरली कब स्टार्ट हो जाता है, जब एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, ग्रेटर हो जाता है 82 से, तो दिस फिनोमिना बिकम नेचुरल। कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़ के 82 जी की वैल्यू 82 से ज्यादा हो जाए तो ये वाला रेडियो एक्टिविटी वाला प्रोसेस नेचुरली स्टार्ट हो जाता है। तो कहते हैं रेडियो एक्टिविटी कब स्टार्ट होती है, जब एटॉमिक नंबर की वैल्यू, प्रोटॉन्स की तादाद 82 से बढ़ना शुरू हो जाती है, तो नेचुरली ये प्रोमिनेंट केस बन जाता है और यहाँ से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट होना शुरू हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर से, जिनके एटॉमिक मास की एटॉमिक नंबर की वैल्यू 82 से ज्यादा हो जाती है। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ देते हैं। तो कहते हैं रेडियो एक्टिविटी जब होती है जब एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियस खुद ब खुद टूट जाता है। जब न्यूक्लियस खुद ब खुद टूट जाता है तो ये कुछ रेडिएशंस एमिट करता है। तो फिर हम डेफिनेशन भी इसके साथ ही मेंशन कर देते हैं, एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशन का एमिट होना नेचुरली इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। अब ये जो रेडिएशंस एमिट होती हैं, ये जो रेडिएशंस है, ये कितनी किस्म की रेडिएशंस होती हैं, ये बेसिकली 3 किस्म की होती है। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं और गैमा बेसिकली टिपिकली रेडिएशन है। तो हम देख लेते हैं अल्फा बीटा गैमा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कहते हैं अल्फा की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखी जाए तो अल्फा क्या चीज है, अल्फा बेसिकली याद रखना इट रिजेंबल विद हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, जैसा हीलियम का न्यूक्लियस होता है बिल्कुल ऐसा ही अल्फा पार्टिकल होता है। और अल्फा पार्टिकल का सिंबल अल्फा से शुरू किया जाता है और इसके अंदर हीलियम के न्यूक्लियस की कैपेबिलिटी होती है, इसका मास 4 होगा नहीं हीलियम के मास की तरह, और प्रोटॉन्स की तादाद इसके अंदर 2 होगी। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर 2 का होगा, मतलब ये +2 में एग्जिस्ट करेगा, +2। ठीक है जी। इसी तरह जब ये न्यूक्लियस के अंदर से एमिट होता है तो इसकी स्पीड जो होती है, लीस्ट स्पीड एज कंपेयर टू बीटा एंड गैमा। बीटा एंड गैमा, बीटा और गैमा के हिसाब से इसकी स्पीड सबसे लीस्ट होती है। और याद रखना जब ये एमिट होता है न्यूक्लियस में से, किसी भी न्यूक्लियस से जब ये एमिट होता है, एमिट फ्रॉम न्यूक्लियस, तो क्या चेंज लेके आता है। पहली बात, जब ये निकलेगा तो आपको पता है इसका मास 4 है, तो मास को क्या कर देगा, मास रिड्यूस बाय 4।
मास को जिस चीज में से, जिस न्यूक्लियस में से निकला है, ये जिस न्यूक्लियस में से ये एमिट हो चुका है, अगर उसका मास 100 था तो इसके निकलने के बाद 4 कम होकर 96 रह जाएगा। इसी तरह चार्ज का कितना चेंज लेके आता है, अब इसका चार्ज अपना 2 है, जब ये निकल जाएगा तो पेरेंट न्यूक्लियस जब डॉटर में चेंज होगा यानी कि चार्ज उसका रिड्यूस कर गया होगा और चार्ज रिड्यूस बाय 2 हो जाएगा। मतलब पहले अगर किसी एलिमेंट के पास, पेरेंट न्यूक्लियस के पास 10 प्रोटॉन थे, इसके निकल जाने के बाद दो पॉजिटिव चार्ज निकल गया होगा, तो मतलब बाकी 8 बचेंगे, चार्ज रिड्यूस हो जाएगा 2। इसी तरह अगर बात की जाए बीटा पार्टिकल्स की, बीटा की मैं बात करूं तो याद रखना बीटा का एमिट होने से, बीटा रिजेंबल किससे करता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, रिजेंबल विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज E-1 इसका चार्ज होता है और इसका मास अप्रोक्सीमेटली 0 कंसीडर किया जाता है। और इसी तरह अगर बात की जाए इसकी स्पीड की, तो स्पीड ऑफ बीटा इज लेस देन स्पीड ऑफ गैमा बट मोर देन स्पीड ऑफ अल्फा। ठीक है, बीटा की स्पीड ज्यादा होती है, मैंने सारा ऑर्डर लिख दिया। इस तरह अगर ये एमिट हो जाए, एमिट फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एमिट होता है तो चेंजेस क्या लेके आता है, मास इसका है ही नहीं, जब ये निकलेगा तो मास में चेंज नहीं आएगा, मास रिमेन सेम, जिस न्यूक्लियस के अंदर से ये निकलेगा उसका मास सेम ही रहेगा। और फिर चार्ज की बात, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, याद रखें बीटा 2 तरह का एग्जिस्ट करता है, बीटा नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन से रिजेंबल करता है और बीटा पॉजिटिव भी होता है जो बेसिकली पॉजिट्रॉन से रिजेंबल करता है। तो चार्ज इसमें बढ़ भी जाता है, कम भी होता है, लेकिन यूजुअली हम बीटा नेगेटिव कंसीडर किया करते हैं। जब ज्यादातर बीटा नेगेटिव एमिट होता है तो हम कहते हैं चार्ज बीटा नेगेटिव पे निकलने से इंक्रीज बाय 1, और अगर पॉजिट्रॉन निकल जाए और तो डिक्रीज भी हो सकता है, चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज कर जाता है। अगर बीटा नेगेटिव निकला होगा तो चार्ज इंक्रीज कर गया होगा, बीटा पॉजिटिव निकला होगा तो चार्ज डिक्रीज कर गया होगा। इस तरह अगर गैमा की बात की जाए तो गैमा के लिए याद रखना, दिस इज नॉट द पार्टिकल, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये रिजेंबल किससे करती है, रिजेंबल विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसकी स्पीड के बारे में हमें एग्जैक्ट पता है, इसकी स्पीड ऑफ गैमा इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। और याद रखनी है व्हेन एमिट फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जब एमिट होगी तो क्या होगा, नो चेंज इन मास, क्योंकि इसका ना मास होता है, गैमा का ना मास होता है, मास भी 0 चार्ज भी 0, ना इसका मास होता है ना चार्ज, तो जिसमें से निकलेगा नो चेंज इन मास, ना उस चीज में मास का चेंज आएगा नो, और ना ही नो चेंज इन चार्ज, ना तो उस चीज का मास चेंज करेगा ना ही उस चीज का चार्ज चेंज करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हम मैसेज इनके कितने कितने होते हैं इस बारे में भी हम आगे बात कर लेते हैं। ओके जी, न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में एक दो बात और भी आपने देखनी है। हमने देखा था अल्फा की बात कर रहे थे, तो मास ऑफ अल्फा कितना होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो मास ऑफ अल्फा बेसिकली जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी कि प्रोटॉन के मास के 4 गुना होता है। और आप जानते हैं प्रोटॉन के मास के 4 गुना, तो प्रोटॉन का मास बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1836 टाइम्स मास ऑफ बीटा पार्टिकल भी इसे कह सकते हैं। तो जब यहाँ पे प्रोटॉन की जगह 1836 मास ऑफ बीटा लगाते हैं तो आपके पास फिर ये 1836 टाइम 4 करें तो अप्रोक्सीमेटली 7000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या 7000 टाइम्स मास ऑफ बीटा पार्टिकल बन जाता है। तो याद रखना है मास ऑफ अल्फा पेपर में पूछा जाए कितना होता है, तो ऑप्शंस में से प्रोटॉन से कंपेयर करें तो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है और बीटा या इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो 7000 टाइम्स होता है। इस तरह अगर प्रोटॉन की बात कर ले, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन कर ले, तो अप्रोक्सीमेटली 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। इसी तरह वो 2 बातें और भी करता होता है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात दैट इज रिलेटेड टू पेनिट्रेशन।
एक मटेरियल के अंदर स्ट्राइक करने के बाद उसके अंदर तक मूव कर जाने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन का ऑर्डर पूछ ले तो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। तो याद रखिए पेनिट्रेशन में न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, न्यूट्रॉन, उसके बाद गैमा पेनिट्रेशन में सबसे ज्यादा है, उसके बाद बीटा की पेनिट्रेशन है और उसके बाद सबसे एंड पे अल्फा की। और इसी तरह अगर बात की जाए आयोनाइजेशन की, आयोनाइजेशन वो टेक्निक है, आयोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक पार्टिकल किसी मटेरियल को हिट करे तो उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले। तो ऐसी एबिलिटी को बोलते हैं आयोनाइजिंग एबिलिटी। आयोनाइजिंग एबिलिटी बड़े साइज के पार्टिकल की ज्यादा होती है और ज्यादा चार्ज वाले पार्टिकल की ज्यादा होती है, तो इसका रिवर्स हो जाता है। आपको पता होना चाहिए आयोनाइजेशन इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मुझे बताया सबसे कम पेनिट्रेशन अल्फा की थी तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन अल्फा की हो जाएगी। ऑर्डर को रिवर्स कर दें, फिर बीटा की आ जाएगी, फिर गामा की आ जाएगी और सबसे कम न्यूट्रॉन की होगी बीइंग न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है जी। तो आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन से रिलेटेड एक और बात भी पेपर में पूछ लेता है, आपकी बुक में भी मेंशन है। ये कहता है अगर हम बात करें आयोनाइजेशन की तो आयोनाइजेशन आई फॉर आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल ज्यादा होती है बीटा के मुकाबले में। कितनी ज्यादा होती है? दैट इज 100 टाइम्स ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ बीटा पार्टिकल। मतलब अल्फा की आयोनाइजेशन कितने टाइम ज्यादा होती है? बीटा के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा होती है। या अगर आपसे रेशियो पूछ ले आयोनाइजेशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय आयोनाइजेशन ऑफ बीटा, इसकी आयोनाइजेशन ऑफ अल्फा और बीटा की रेशियो क्या होती है? तो आप कहेंगे दैट इज 100। और इसी तरह अगर पेनिट्रेशन की बात कर ले तो पेनिट्रेशन से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। पेनिट्रेशन और पी फॉर पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन अल्फा की आयोनाइजेशन बीटा से 100 गुना ज्यादा थी, तो अल्फा की अगर आयोनाइजेशन ज्यादा थी तो फिर पेनिट्रेशन कम होगी, तो फिर इसका मतलब बीटा की पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो बीटा की पेनिट्रेशन कितनी ज्यादा होती है? एग्जैक्टली उतनी जितनी आयोनाइजेशन अल्फा की ज्यादा थी। तो 100 टाइम्स पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा की पेनिट्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई करें तो फिर बीटा की पेनिट्रेशन आती है। यहाँ अगर आपसे पूछ ले पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय पेनिट्रेशन ऑफ बीटा, ये किसकी इक्वल है? तो ये 1/100 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाला रिलेशन भी पेपर में एज इट इज, ये बेसिकली एमसीक्यू है, ये जितने भी पॉइंट्स में लिख रहे हैं इनको जेन में रखना है, शाबाश आपने। ओके जी। कहते हैं जब ये अल्फा बीटा और गैमा पार्टिकल्स निकलते हैं ना, ये न्यूक्लियर रेडिएशंस किसी न्यूक्लियस से निकल जाती हैं तो न्यूक्लियस का मास भी चेंज हो जाता है, चार्ज भी चेंज हो जाता है। तो जब न्यूक्लियस का मास और चार्ज बदल जाता है तो न्यूक्लियस असल में किसी और न्यूक्लियस में तब्दील हो गया होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या, आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेडिएशन के निकलने से न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस से दूसरे में तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन अल्फा एमिट, मैं कहूं अगर अल्फा एमिट होगा तो क्या होगा? पहले हम अल्फा का केस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास न्यूक्लियस है जिसको मैं x के साथ शो कर रहा हूं, इसका एटॉमिक मास नंबर a है और इसका चार्ज नंबर z, प्रोटॉन्स की तादाद z है। अगर इस पेरेंट एलिमेंट में से एक पार्टिकल अल्फा निकल जाए, अल्फा निकलने का मतलब क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस 4 निकल गया, ठीक है जी, हीलियम का न्यूक्लियस निकल गया, या इसको आप सिंपल अल्फा से भी शो कर सकते हैं, 4 इसका मास और चार्ज है, ठीक है जी। तो फिर वो जो बाकी डॉटर न्यूक्लियस बचेगा उसका मास और चार्ज कितना कितना होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ए मास था, अल्फा निकला, तो अल्फा के निकलने से मास में 4 की कमी, तो इसमें से 4 कम कर दें, ये बन जाएगा ए में से 4 कम कर दिया। और चार्ज अल्फा के निकलने से 2 कम हो जाना चाहिए, तो इसका चार्ज 2 कम हो जाएगा, तो ये जी में से 2 को कम कर दें। इसी तरह अगर आपको एमसीक्यू में वो पूछ ले, इसका एक एमसीक्यू आपसे वो पेपर में आ जाए, अगर एमसीक्यू है जी, वो आपसे कहता है, ये एमसीक्यू में इक्वेशन दे देता होता है, ठीक है। इफ फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन मतलब एमिशन है न्यूक्लियर रेडिएशन का, एमिट होना, ठीक है। इफ फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस then find how many alpha particles emit from nucleus।
मैंने ये डिटेल से लिख दिया सवाल, लेकिन आइंदा से मैं इसको मतलब अगले क्वेश्चन में शॉर्टली आपसे पूछ लिया करूँगा, ठीक है। स्टेटमेंट ये हुआ करेगी अक्सर सवालों की, लेकिन वो मैं डायरेक्ट पूछा करूँगा। वो कहते हैं ये वाला रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन भी पेपर में आगे हुआ आपको साथ। वो कहते हैं यूरेनियम 23892 था, ये किस में चेंज हो चुका है, ये चेंज हो गया है एक नए डॉटर न्यूक्लियस वाई में। तो आपने बताना है हाउ मेनी अल्फा, अल्फा कितने एमिट हुए ये आपने बताना था, कितने अल्फा एमिट हुए, नंबर ऑफ अल्फा आपने बताने हैं। और रिएक्शन में ये 230 और ये 88 बन गया, ठीक है जी। अब अल्फा की तादाद आपने बतानी है, तो आप बता दें। अब आप पहले तो सिंपल है, सिंपल अल्फा के जाने से मैथ्स में 4 की कमी आती है। ओके, पहले मैथ्स की कमी देख लेते हैं आई कितनी है। 238 और ये 230, इसका मतलब है 238 और 230 को माइनस करें, जवाब आएगा 8। मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, इन दोनों को 230 और 238 को, 238 और 230 को मैंने माइनस किया, मेरे पास जवाब आया 8। इसका मतलब है मैथ्स में चेंज आया 8 का, मैथ्स में कमी आई है 8 की। एक अल्फा जाने से 4 की कमी आती है, तो 8 की कमी आई है, तो इसका मतलब है कितने अल्फा गए होंगे, 2 गए होंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 1 अल्फा, बीटा 2 अल्फा, चार्ली 3 अल्फा, डेल्टा 4 अल्फा। तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज 2 अल्फा। इसी तरह वो आपसे अगर कह दे बीटा एमिट हो तो क्या होता है, तो व्हेन बीटा एमिट होगा तो क्या होगा भाई, कहता है फॉर एग्जांपल ये आप समझ लें, आपके पास एक न्यूक्लियस है, एक्स पेरेंट न्यूक्लियस है, इसका मास ए था और चार्ज जी था, इसमें से बीटा एमिट हुआ। बीटा का मतलब होता है मास 0 और चार्ज -1 +1 भी हो सकता है। मैं बीटा नेगेटिव की बात करूंगा, ठीक है, बीटा नेगेटिव जो कि यूजुअली कंसीडर किया जाता है, और पॉजिटिव होता तो बढ़ जाता है चार्ज, आप जानते हैं। मैथ्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ए मैथ्स था पहले, अभी भी ए रहेगा, बीटा के निकलने से मैथ्स में चेंज नहीं आता। लेकिन बीटा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज निकल जाए तो आप जानते हैं फिर चार्ज बढ़ जाता है, तो ये जी के अंदर एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक बीटा के निकलने से बीटा नेगेटिव निकलेगा तो जी में एक ऐड हो जाएगा। इसी तरह बीटा पॉजिटिव निकला हो तो ए जी है, और इसमें से अगर बीटा पॉजिटिव निकले यानी कि बीटा 0 पॉजिटिव वाला, तो फिर आपको पता होना चाहिए ए में तो कोई चीज नहीं, मैथ्स तो वही रहेगा। अब पॉजिटिव चार्ज निकल गया, पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा तो जी का चार्ज जो कि पॉजिटिव था पहले एक निकल गया तो बाकी कम हो जाएगा, तो जी में से एक की कमी आ जाएगी, जी -1। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर रिएक्शंस में और ज्यादातर सवालों में से तकरीबन 90% सवालों में से बीटा नेगेटिव एमिट करता है। अगर आपको मेंशन ना किया हो कौन सा बीटा निकला तो आपने ऑब्वियसली बीटा नेगेटिव कंसीडर किया करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कहते हैं यूरेनियम 238 है और ये 92 है, इसमें से 2 बीटा निकल गए, बीटा निकल गए 2, तो आप बताएं जो नया डॉटर बना वो क्या था, ठीक है। ओके, मैथ्स में तो कोई चेंज नहीं आना बीटा के निकलने से, 238 मैथ्स आप 238 एज इट इज लिखना, जो नई डॉटर एलिमेंट बनेगा तो उसका मैथ्स तो रिमेन सेम, नो चेंज होगा, ठीक है जी। तो अगर चार्ज की बात की जाए, आप जानते हैं बीटा नेगेटिव निकला, कितने निकले हैं, 2। एक बीटा नेगेटिव निकले तो चार्ज में 1 का इजाफा होता है। अब 2 बीटा नेगेटिव निकले हैं तो चार्ज 2 बढ़ा दें, 92 की बजाय 2 ऐड करके 94 लिख दें। तो इसका मतलब है आपका जो डॉटर एलिमेंट होगा आपके सवाल में वो ये बन जाएगा, दैट इज 238 एंड 94। क्लियर होगी बात। इस तरह वो गैमा निकल जाए तो गैमा एमिट हो तो गैमा एमिट, तो याद रखना है नो चेंज इन मैस और चार्ज, ना मैस चेंज करेगा ना चार्ज, बट न्यूक्लियस विल डीएक्साइट, ठीक है जी, न्यूक्लियस डीएक्साइट हो जाएगा। तो न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चले जाते हैं फिर बाद में लोअर स्टेट में आ जाते हैं, इससे न्यूक्लियस भी हायर स्टेट में जाता है, लोअर स्टेट में आता है, तो गैमा रेडिएशन बीच में से रेडिएशन कुछ निकल गई होती है। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू भी ले लेते हैं इसका, वो आपसे कहते हैं कि एमसीक्यू में डायरेक्ट करूंगा, इस तरह की स्टेटमेंट लेंगे, इफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस देन फाइंड हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल एमिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये नहीं, ठीक है जी। अब आपको डायरेक्ट में मतलब सवाल एमसीक्यू की फॉर्म में डायरेक्ट ही क्वेश्चन लिखूंगा और आपको उसी में समझा दूंगा सवाल क्या पूछा हुआ है, ठीक है जी। वो कहता है यूरेनियम 23592 है, आप बताएं कितने अल्फा निकले और कितने बीटा निकले, कि डॉटर एलिमेंट बन गया वाई, डॉटर एलिमेंट वाई बन गया और डॉटर एलिमेंट को उसने कह दिया 231 एंड 93, इस तरह से उसने मेंशन कर दिया ये डॉटर एलिमेंट बन गया, ठीक है।
तो आप बताएं अल्फा कितने निकले बीटा। आप पहले तो अल्फा को बैलेंस करेंगे, तरतीब से चलेंगे, अल्फा ही हमेशा पहले बैलेंस किया करेंगे, ठीक है। ओके, अल्फा बैलेंस करने के लिए आपको पता है सिर्फ अल्फा के जाने से ही मैथ्स बदलता है, ठीक है। तो मैथ्स का पहले चेंज देख ले, ये 235 है और ये 231, तो इसका मतलब है मैथ्स 235 से 231 हुआ तो माइनस करें 235 और 231 को, आपको पता चलेगा 4 बच गया, 4। इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स में 4 की कमी आई है, और अगर मैथ्स में 4 की कमी आई है तो अल्फा का मैथ्स 4 होता है, अल्फा निकलता है तो 4 की ही कमी आती है, तो इसका मतलब है मैथ्स में आई ही 4 की कमी है, तो एक अल्फा ही निकला होगा, एक से ज्यादा नहीं निकला होगा। तो इसका मतलब है अल्फा की तादाद कितनी होगी, दैट इज ओनली 1 अल्फा, जिसका मैथ्स 4 और चार्ज 2 होता है, ठीक है। ओके, अल्फा बैलेंस हो गया अल्फा। अब बीटा की बात करते हैं, बीटा कैसे बैलेंस करना है। आप मुझे बताएं, जब अल्फा निकल जाएगा, अल्फा तो डिसाइड हो गया, एक निकल गया, जब अल्फा निकल जाएगा तो चार्ज की कमी 2 की आनी चाहिए। अल्फा का चार्ज 2 होता है, ये निकलेगा तो चार्ज की कमी 2 की आएगी। ये 90 था, 90 की बजाय 2 कम हो जाना चाहिए और इसको बन जाना चाहिए 90। अल्फा निकला है, एक अल्फा निकल के ये डिसाइड हो गया, मैथ्स की कमी 4 की थी तो एक अल्फा निकल गया था। एक अल्फा के जाने से आपको पता है चार्ज भी 2 का कम होता है, तो 92 से इसे 90 रह जाना चाहिए था, y का मैथ्स 90 हो जाना चाहिए था, लेकिन 90 की बजाय है कितना, 93। तो चार्ज कितना बढ़ा है, 3 का बढ़ा है। आप जानते हैं बीटा के जाने से चार्ज 1 बढ़ता है, यहां पे कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया हुआ है, तो चार्ज जितना भी बढ़ेगा बीटा उतने निकलेंगे, चार्ज 3 बढ़ा है तो इसका मतलब है बीटा की वैल्यू फिर 3 होगी, दैट इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब है ऑप्शंस में से आपका आंसर क्या होगा, 1 अल्फा एंड 3 बीटा। इसी तरह वो और भी सवाल कर देता है, वो आपसे कहता है यूरेनियम 238 है, ज्यादातर यूरेनियम का सवाल आता है तो मैं यूरेनियम लिख रहा हूँ ज्यादा, दैट इज 92। कहता है ये यूरेनियम का 238 वाला आइसोटोप है। आप बताएं 1 अल्फा Me2 और 2 बीटा Me2 है, तो बताएं डॉटर एलिमेंट क्या बना होगा, डॉटर एलिमेंट का मास भी बताएं और चार्ज भी बता दें। ये सवाल कर दिया उसने, मतलब ये वाली चीजें क्या है, मास क्या है और चार्ज क्या है, ये आप बताओ, बता देते हैं। आप जानते हैं एक अल्फा निकला, अल्फा का मास होता है 4 और चार्ज होता है 2, एक अल्फा निकलेगा तो मास में 4 की कमी आ जानी चाहिए, तो ये 238 है, 4 कम करें तो दैट इज 234, तो ऊपर वाले मैथ्स की वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 234 लिख दिया हमने। ओके जी, अब चार्ज बैलेंस करना है, अल्फा 1 निकला है तो चार्ज में कमी होगी 2 की, चार्ज में कमी 2 की आएगी, ठीक है। इसका मतलब है इसे 92 की बजाय अल्फा 1 निकला है तो 90 हो जाना चाहिए, इसको हो जाना चाहिए 90, मतलब यहां पे 90 हो जाना चाहिए था, यहां पे एक अल्फा के, ये कंफर्म है एक अल्फा निकला, तो मैं चार्ज इसका 92 की बजाय 90 रह जाना चाहिए था, नीचे 90 आना चाहिए था, लेकिन देखिए साथ बीटा भी निकल गया। अल्फा के निकलने से चार्ज 90 होना चाहिए था इसका, लेकिन बीटा निकलेगा तो चार्ज बढ़ना शुरू होगा। कितने बीटा निकले, 2 निकल गए बीटा, अगर 2 बीटा निकल गए इसका मतलब है चार्ज में 2 का इजाफा होगा, हो 90 जाना चाहिए था लेकिन 2 का इजाफा भी हुआ क्योंकि 2 बीटा भी निकल गए, तो ये 2 बढ़ा के इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 92। तो आप यहाँ पे फिर एक मजे की बात भी आपको पता चलेगी, क्या कहते हैं यूरेनियम 238 92 था, एक अल्फा 2 बीटा निकले, तो देखिए एक नई चीज आ गई सामने, नीचे वाली चीज सेम हो गई, ये भी 92 था ये भी 92 था, तो आपको दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं ये तो आइसोटोप बन गए एक दूसरे के, इसका चार्ज भी 92 था इसका चार्ज भी, तो ये आइसोटोप है। तो आइसोटोप बनने की कंडीशन क्या है, एक अल्फा 2 बीटा निकल गए, तो आपको एक ऑर्डर पता चल गया, एक अल्फा निकले 2 बीटा निकले तो आइसोटोप्स बनते हैं, डॉटर एलिमेंट पेरेंट का आइसोटोप होता है। इसी तरह अल्फा 1 हो तो बीटा डबल होने चाहिए, अगर मैं कहूं यहाँ पे 2 अल्फा और 4 बीटा निकलते तो आप कैलकुलेट करते फिर से नीचे वाली चीज सेम हो जानी थी, आइसोटोप बनने थे। अगर मैं कहता अल्फा 3 निकलते और बीटा 6 निकलते फिर भी आइसोटोप ही बनने थे। तो याद रख लें आइसोटोप की एक जनरल लाइन याद कर लें, क्या आइसोटोप कब बनते हैं, जितने अल्फा निकले बीटा उसके मुकाबले में डबल निकले, तो फिर इसका मतलब हम इसको जनरली लिख सकते हैं, अगर n अल्फा निकले तो साथ में 2n टाइम्स बीटा निकलने चाहिए, तो दिस इज द रिलेशन फॉर द आइसोटोप्स। आइसोटोप बनाने के लिए कौन सी चीज जरूरी है, जितने अल्फा निकले बीटा उससे डबल निकले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एमसीक्यू भी देख लेते हैं, यहीं पे मैं मेंशन करूंगा एमसीक्यू, कहते हैं एमसीक्यू अभी विच एमिशन रिजल्ट्स आइसोटोप, इनमें से कौन सा एमिशन है जो आइसोटोप बनाएगा, 1 अल्फा एंड 3 बीटा, बीटा ऑप्शन है, 1 अल्फा एंड 4 बीटा, चार्ली ऑप्शन है, 2 अल्फा एंड 4 बीटा, डेल्टा ऑप्शन है, 1 अल्फा एंड 1 बीटा। कौन सा एमिशन ऐसा है
रेडिएशंस का जिसमें आइसोटोप रिजल्ट आएगा। आप जानते हैं आइसोटोप के लिए जितने अल्फा निकले बीटा उससे डबल निकलने चाहिए। तो फिर यहाँ पे देखें, एक अल्फा 3 बीटा, नहीं ये ट्रिपल हो गया, गलत। एक अल्फा 4 बीटा, नहीं ये 4 टाइम्स हो गया। 2 अल्फा 4 बीटा, ये डबल है। अल्फा 2 निकले तो बीटा डबल, 2 का डबल 4 होता है, तो इसका मतलब है ये वाला आंसर आपका सही है। और ये 1 अल्फा 1 बीटा वो इक्वल है, तो ये बात नहीं सही। तो इसका मतलब आइसोटोप के लिए कंडीशन आपको पता चलेगी जितने अल्फा निकले बीटा इससे डबल निकलने चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट बात हम करते हैं हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ वो ड्यूरेशन होती है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन एमिट करने के बाद ओरिजिनल अमाउंट का हाफ हो जाता है, तो जो टाइम रिक्वायर होता है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कुछ मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा है, कुछ मटेरियल्स की कम भी है। इसका यूनिट दैट इज हाफ लाइफ है, तो हाफ लाइफ का यूनिट टाइम होता है दैट इज इन सेकेंड, इसका यूनिट होता है सेकेंड, और इसका सिंबल होता है T 1/2 से शो करता है, दैट इज हाफ लाइफ। कहता है अगर एक अमाउंट, एक हमारे पास मटीरियल है, उसकी ओरिजिनल अमाउंट, ये ओरिजिनल अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट को अगर मैं OA से शो कर दूं, रिमेनिंग अमाउंट जो बाकी बच जाता है कुछ ड्यूरेशन के बाद उसको मैं RA से शो कर दूं, ये रिमेनिंग अमाउंट है। और उसकी जो डिकेड अमाउंट है, जो डिस्ट्रॉय हो जाती है कुछ लाइफ के बाद, कुछ टाइम के बाद जो डिके होती है, उसको मैं डिकेड अमाउंट से शो कर दूं, DA से, डिकेड अमाउंट। तो फिर हमारे पास इन तीनों चीज़ों का एक रिलेशन बन जाता है। क्या? रिमेनिंग अमाउंट हमेशा किसकी इक्वल हुआ करेगी? आप जानते हैं दैट इज ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, दैट इज द फॉर्मूला। n इज द बेसिकली नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स बेसिकली n से शो किया जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक और बात याद रखनी है, ये रिलेशन n इज द हाफ लाइफ, टाइम है, टाइम का रिमेनिंग अमाउंट के साथ जो रिलेशन होता है। अब आप देख लें टाइम एक्सपोनेंट में आ रहा है, पावर में आ रहा है, तो जो टाइम पावर में आता है तो पावर वाली इक्वेशन को जिसमें वेरिएबल पावर में उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो अगर पूछा जाए रिमेनिंग अमाउंट वाला ये जो रिलेशन है ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल लॉ। तो टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव material and remaining amount show exponential law। कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? ये एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो करते हैं। अगर मैं y एक्सिस के ऊपर रिमेनिंग अमाउंट या अनडिकेड एलिमेंट्स ले लूं, अनडिकेड एलिमेंट्स, तो और x एक्सिस के ऊपर अगर मैं टाइम ले लूं तो इसका जो ग्राफ होगा ये इस तरह से वेरी करेगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम और डिके कर्व भी बोलते हैं, डिके कर्व। और याद रखना इट विल नेवर टच x एक्सिस। ये x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करती। x एक्सिस को अगर ये कभी भी टच नहीं करती तो मुझे बताएं रिमेनिंग अमाउंट जीरो कब होगी? ये तो कभी x एक्सिस को टच ही नहीं करेगी। तो अगर ये x एक्सिस को टच करेगी तो टाइम आएगा ना जिस पे रिमेनिंग अमाउंट जीरो हो जाएगी।